न्यू टॉपिक न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है और मेनली न्यूक्लियर स्टेबिलिटी क्या होता है। सबसे पहले तो यही दिमाग में आता है, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी बहुत सारे मेनली फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे दुनिया में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, करीब करीब आज 118 119 एलिमेंट प्रेजेंट हैं। ये सारे के सारे एलिमेंट्स फर्दर डिफरेंट क्लासेस से डिफरेंट ग्रुप्स डिफरेंट पीरियड से बिलोंग करते हैं और इन सभी एलिमेंट्स का एक से अधिक आइसोटोप्स तो बनता है, ठीक है, एक से अधिक। और यही आइसोटोप्स मिलाते मिलाते इनके टोटल 1000 प्लस आइसोटोप्स इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं और जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 280, इसी के 280 के आसपास ही जो भी न्यूक्लियाइड्स हैं वही स्टेबल है, बाकी बचे न्यूक्लियाइड्स वो स्टेबल नहीं होते हैं। ये आता है पूरी की पूरी कहानी किसके, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी की। अब सबसे ज्यादा स्टेबल एलिमेंट जिसका एकदम एटॉमिक नंबर भी ज्यादा हो और फर्दर एटॉमिक मास भी ज्यादा हो, मतलब वो जिसका बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा हो। तो सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी जिसका है 8.7, जो हम पहले ही बात कर चुके हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स इज सेड टू बी ठीक है, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी वो है आयरन, ठीक है, आयरन 56, आयरन 26, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 20, एटॉमिक नंबर 26 और एटॉमिक मास 56 है। बिल्कुल क्लियर हुआ। चलिए, तो ये आता है न्यूक्लियर स्टेबिलिटी की बात। और फर्दर एक और एग्जांपल लिया जाए तो बिस्मिथ आता है दुनिया का एक ऐसा एक्स एलिमेंट जो सबसे ज्यादा स्टेबल माना जाता है, जिसका एटॉमिक मास करीब करीब 209 के इक्वल होता है। एज इसके नंबर्स ऑफ मेनली नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बेसिस पे भी देखा जाता है, तो उसके लिए भी स्टेबिलिटी इसकी हायर मानी जाती है। तो चलिए, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी। तो अब स्टार्ट करते हैं ना, इसी में अपना टॉपिक इसी को फॉरवर्ड करते हैं। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है? तो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी मेनली बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कि पहला फैक्टर की हम बात करते हैं, जैसे पहला फैक्टर इसे में अगर लेना चाहें तो इस केस में बाइंडिंग एनर्जी के ऊपर डिपेंड करती है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स के बीच में बाइंडिंग एनर्जी क्या है उस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स कितनी है उसके ऊपर, जैसे कि किसी की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है तो वो मोस्ट स्टेबल होगा, जैसे आयरन की केस हमने बात किया, या फिर बिस्मिथ का केस बात किया, कार्बन का बेस बात किया, ठीक है, ऐसे टाइप के एलिमेंट। अब जिसकी बाइंडिंग एनर्जी कम है वो उतना ज्यादा स्टेबल एलिमेंट नहीं होगा, मतलब वो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स है, ठीक है, उसका न्यूक्लियस भी उतना ज्यादा स्टेबल नहीं होगा। तो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी किसके ऊपर, बाइंडिंग एनर्जी के ऊपर बेस्ड होती है। तो इसका ज्यादा डिटेल में नहीं, क्योंकि भैया बहुत हम पर बाइंडिंग एनर्जी पढ़ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट आता है, इसी में अपना सेकंड पॉइंट, दैट ये डिपेंड करता है एक तो बाइंडिंग एनर्जी के ऊपर जो हमने डिस्कस कर लिया, सेकेंडली ये डिपेंड करता है इवन ऑड की कंडीशन के ऊपर, इवन और ऑड। और ये बोल रहे हो कि इवन एंड ऑड क्या है? इवन एंड ऑड मैथ वाला कॉन्सेप्ट यहाँ कहाँ घुसेड़ रहा है। मैंने इसी से रिलेटेड पिछले क्लासेस में एक लेक्चर भी पूछा था कि कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, इवन या फिर ऑड। मतलब इवन और ऑड का केस क्या है, इससे पहले एक और पॉइंट समझ लो, ये ज्यादा समझ आ जाएगा, इसको तीसरे को समझने के बाद दूसरा समझते हैं, ठीक। जो भी न्यूक्लियर स्टेबिलिटी रहती है वो एक और फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, ये है रेशियो। क्या है अपने पास रेशियो, किसका रेशियो, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन यानी Z और N और Z का रेशियो क्या है, इस फैक्टर के ऊपर भी न्यूक्लियर स्टेबिलिटी मेनली डिपेंड करती है। कैसे, एक बार वीडियो चेक कर लें, वीडियो क्लियर है, आई थिंक सो। चलो, किसके ऊपर, N/Z के फैक्टर के ऊपर भी डिपेंड करती है। अगर ये रेशियो करीब करीब 1 आता है, ठीक है, फॉर अ लाइटर एलिमेंट्स के लिए बात करता हूं, लाइटर एलिमेंट्स के लिए, तो ये एज अ स्टेबल एलिमेंट माने जाते हैं।
क्यों? क्योंकि अगर इनका रेशियो मतलब न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का रेशियो करीब करीब 1 या फिर इसी के आसपास आए, ज्यादा भी नहीं 1.1 या फिर उससे 0.9, इसके उससे इधर उधर नहीं, ठीक है, तो उसे एज अ स्टेबल एलिमेंट्स माना जाता है। जैसे कि हम देखेंगे तो किसके लिए, हीलियम के केस में आ जाएगा, हाइड्रोजन 2 के लिए केस के लिए आ जाएगा, ठीक। तो ये इसके लिए क्या होता है, रेशियो एकदम से सेम टू सेम आता है, तो 1 आता है, इक्वल्स टू 1 आता है, तो मेनली वो एलिमेंट्स स्टेबल माने जाते हैं। और दूसरा आता है इसी में कि अगर यही रेशियो फॉर हैवीएस्ट एलिमेंट के लिए आ जाए, हायर या फिर हायर बोलो या फिर हैवीएस्ट एलिमेंट के लिए बोला जाए, जैसे कि क्या हो जाएगा, n/z का रेशियो उनमें कितना आएगा, n/z का रेशियो करीब करीब 1.5 या फिर 1.6 तक आता है। ये इसका क्या स्टेबिलिटी का केस है, हैवियर एलिमेंट्स के लिए ये वाला रेशियो ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि एज स्टेबिलिटी के बेसिस पे बोल रहे हैं, क्योंकि जितने अदर एज क्या करते हैं, अगर नॉर्मल सभी दिमाग से सोचेंगे तो न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, न्यूट्रल चार्ज होते हैं, जो भी प्रोटॉन्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो अगर न्यूट्रल चार्ज वाले ज्यादा हैं, ठीक है, तो वो पेयरिंग फॉर्मेशन करने में मदद करते हैं एक न्यूक्लियस में, जिसके कारण न्यूक्लियस स्टेबल होता है। अब न्यूक्लियस में जितना ज्यादा न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे, मतलब न्यूट्रल चार्ज ज्यादा प्रेजेंट रहेगा, तो वो एलिमेंट एज नॉर्मल एलिमेंट से ज्यादा स्टेबल माना जाता है। क्यों स्टेबल माना जाता है, क्योंकि न्यूट्रॉन्स चाहे एक न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं, क्योंकि एक अनचार्ज पार्टिकल्स रहते हैं, इनमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन एग्जिस्ट नहीं करता है। बट यहाँ पर जो प्रोटॉन्स होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज कूलम्स फोर्स अट्रैक्शन रिपल्सन एग्जिस्ट करते हैं, जो एक दूसरे को रिपल करते हैं, तो यहाँ एनर्जी लॉस होती है न्यूक्लियर की, ठीक है। तो ये आता है मेनली कॉन्सेप्ट, इसीलिए फॉर हैवियर एलिमेंट्स के लिए अगर न्यूट्रॉन्स ज्यादा प्रेजेंट है इसे, तो वो एज ए स्टेबल माने जाते हैं। जैसे कि n न्यूट्रॉन, जैसे कि बहुत सारे एलिमेंट, जैसे कि आयरन ले लो, ठीक है, आयरन में कितना एटॉमिक नंबर है इसका 26, इसमें 26 माइनस करोगे तो फिर भी 4 न्यूट्रॉन्स इधर उधर से तो ज्यादा आएंगे ही, ठीक। तो इसे आता है अपना स्टेबिलिटी का बेसिस पे। अब रेशियो के बाद हम कूदते हैं इवन एंड ऑड के ऊपर। ये मेनली इवन और ऑड के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमारे पास जो प्रोटॉन्स हैं, एक तो प्रोटॉन्स के लिए बात करेंगे, प्रोटॉन्स, और दूसरा न्यूट्रॉन। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में किस तरह का रिलेशन है, इवन रिलेशन है या फिर ऑड रिलेशन है। अगर इवन रिलेशन है तो ये स्टेबल होते हैं, अगर ऑड रिलेशन है तो न्यूक्लियर अनस्टेबल होते हैं। अब भाई आप लोग बोलोगे क्यों, ऐसा क्यों, यही तो क्वेश्चन है जो आपको पढ़ने के लिए मजबूर करता है, जानने के लिए मजबूर करता है। चलो, तो इसका साफ सा एक ही कारण है भैया कि देखो, इवन वाली कंडीशन, इवन में क्या होता है, विच कैन बी डिवाइडेड बाय 2 दैट इज नंबर इज सेड टू बी इवन। हम 6 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो हम बोलेंगे 6 नंबर क्या है, इवन है। हम 8 लेते हैं, उसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो हम बोलेंगे 8 क्या है, एक इवन नंबर। 2 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो हम क्या बोलेंगे, हाँ ये एक इवन नंबर है। बट ऑड नंबर क्या होते हैं, विच कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 2, जो 2 से डिवाइड नहीं किया जा सकता है। तो आप बोलोगे 15 को क्या हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, 7.5 तो आएगा, और या मैथ वाले हो, चलो ठीक है। चलो, इसका साफ सा कारण है भाई, इवन मतलब पॉइंट में आंसर नहीं आना चाहिए, ठीक है, तो बोला जाएगा अगर पॉइंट में आंसर आ रहा है तो ऑड हो जाएगा, अगर पॉइंट में आंसर नहीं आ रहा है तो इवन आ जाएगा। कंप्लीट क्लियर इवन और ऑड का केस। तो अगर इन दोनों का प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में नंबर्स इवन और ऑड में प्रेजेंट हैं तो ये प्रॉब्लम करता है, क्योंकि देखो अगर न्यूट्रॉन ही मान लो, एग्जांपल ले लो, न्यूट्रॉन्स क्या है, इवन में प्रेजेंट है, प्रोटॉन भी क्या प्रेजेंट है, इवन में प्रेजेंट है। अब देखो इवन प्रेजेंट है तो एज उनको स्टेबिलिटी करने में, न्यूक्लियॉन को स्टेबिलिटी करने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ, यहाँ क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर भी पेयरिंग फॉर्मेशन होती है दो की, ठीक है, एक न्यूट्रॉन दूसरे न्यूट्रॉन के साथ पेयरिंग फॉर्मेशन होगा, एक पॉजिटिव एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन के साथ क्या हुआ, पेयरिंग फॉर्मेशन हो रही है। अब पेयरिंग फॉर्मेशन हो जाएगी तो क्या, एक न्यूक्लियस स्टेबल होगा। बट अगर पेयरिंग फॉर्मेशन नहीं हो रही है, मान लो कि एक में कितना है, मान लेते हैं कोई एग्जांपल ले लेते हैं, कितना है, एक न्यूट्रॉन 5 है
और प्रोटॉन्स 6 है, एक स्टेबल है एक अनस्टेबल है। तो प्रोटॉन्स क्या बोले जाएंगे, ये पेयर्ड हैं, बट ये न्यूट्रॉन्स क्या है, अनपेयर है। क्योंकि अगर मैं पेयरिंग करता हूं तो ये 2 का पेयर फॉर्मेशन कर लेंगे, सिर्फ 2 का ही पेयर बनेगा, एक 2 के साथ, एक इसके साथ जुड़ जाएगा, एक एक के साथ जुड़ जाएगा और एक एक के साथ जुड़ जाएगा। ये कितना हो गया, 1 2 3 4 और एक बचा किसी के साथ नहीं जुड़ा। तो भाई ये क्या, एक अभी भी अनपेयर्ड है। अनपेयर्ड वाले क्या करते हैं, इनस्टेबिलिटी को बना, मतलब स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करते हैं, न्यूक्लियर की स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय करेगा, और जिसके कारण न्यूक्लियर फोर्स ऑड वाले केस के लिए कम होगी। समझ आया कहानी, हा हा हा। चलो भाई थैंक्स यार, समझ आ गया। तो ये आती है थोड़ी बहुत कहानी जो कि न्यूक्लियाइड्स के ऊपर डिपेंड है, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड है कि वो किस तरह से एक दूसरे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो एक इसका फटाक से स्क्रीनशॉट हो जाए, आई थिंक सो लिखने के लिए तो कुछ है ये नहीं है, फिर भी चलो। अब आता है जो एलिमेंट्स, आखिरी पॉइंट, जो एलिमेंट्स स्टेबल हैं उनका तो छोड़ दो हिसाब, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम। अब भाई बहुत सारे एलिमेंट हैं, ठीक है, ये सारे के सारे एलिमेंट्स क्या है, स्टेबल एलिमेंट्स हैं। बट जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, अनस्टेबल एलिमेंट्स होते हैं। हमने पढ़ा है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर अनस्टेबल एलिमेंट्स, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव डीके करते हैं। जैसे यूरेनियम बात कर लो, ठीक है, यूरेनियम बात कर लो, लेंथेनियम बात कर लो, ठीक है, लेंथेनॉइड सीरीज का। इसके बाद बहुत सारे जीबी हो गया, नाम हम तो याद नहीं रहता, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स है। तो एज वो अनस्टेबल एलिमेंट्स है। अब ये अनस्टेबल एलिमेंट्स है तो इजीली क्या कर जाएंगे, उनका न्यूक्लियस ब्रस्ट हो जाएगा, यानी ब्रेक डाउन हो जाएगा, और स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए ऐसे एटम्स में टूट जाएगा जो कि क्या हो, उसके आसपास में नोबल कॉन्फ़िगरेशन को पा रहे हों और उसके साथ साथ है उसके स्टेबिलिटी को भी मेंटेन कर सके। तो ऐसे एलिमेंट्स में खुद टूट जाएगा। तो इस टाइप के क्या कहा जाता है, इसे रेडियो एक्टिव डीके कहा जाता है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना है, और अगले नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि रेडियो एक्टिव डीके क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, किस तरह से ये ऑकर होता है, कौन सी कंडीशन में कौन सा रेडियो एक्टिव डीके होगा, ठीक है। और इसके पीछे का एक हिस्ट्री भी पढ़ेंगे कि भाई कई रेडियो एक्टिव डीके को साइंटिस्ट नकार रहे थे, बट उसको कैसे प्रूव किया गया। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, और आप सभी जुड़ने के लिए जेपी वर्ल्ड क्लासेस के साथ धन्यवाद, और मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।